नमस्कार दोस्तों। यहाँ तक पढ़ लिया अपन है ना 431। यहाँ से चलते हैं। शानदार क्वेश्चन है साइकोलॉजी के। जिस जिस भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी आएगी, मनोविज्ञान आएगी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी पद की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, बस उसमें मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है। जब क्यों करती है? अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि है ना, कौन सी विधि नहीं मानी जाती? व्यक्तित्व मापन की, ठीक है ना, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? ये नहीं मानी जाती भाई। व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, जबकि नियंत्रित निरीक्षण रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी अभिज्ञापक प्रश्नावली। दोबारा देख भाई, है ना, समझ में को आ रही बात। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, ये नहीं मानी जाती, सही बात है। जबकि नियंत्रित निरीक्षण है और रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी है, रेखांकित द्वारा। और अभिज्ञापक प्रश्नावली है। अभिज्ञापक कौन सी प्रश्नावली होती है भाई? अभिज्ञापक प्रश्नावली, रेखांकित द्वारा प्रदर्शित मापनी, नियंत्रित निरीक्षण। आगे चलते हैं। शारीरिक तो नहीं आएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। सृजन, स्मरण, विश्लेषण, समझ। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये आंसर दे रखा है, इस वजह से क्या बता देंगे। अगर वरना ये आंसर नहीं होता तो दिक्कत आती बताने में कि भाई विश्लेषण करें, यहाँ पर समझ करें, यहाँ पर स्मरण करें, यहाँ पर सृजन करें। सृजन। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है? जब अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, ठीक है ना, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है? अधिगम मतलब लर्निंग। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता? गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ऐसा स्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती है। शैक्षिक संस्थान। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित, सही तो है यार, ये लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया ये शामिल नहीं कर रहा है इसको है। अधिगम यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता? गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान जहाँ अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती है, वही सीखते हैं। लर्निंग व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम एक केंद्रित प्रक्रिया है, ये नहीं है भाई, है ना, देख लेना। और अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित, सही है, जन्मजात तथा अर्जित। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि है ये। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ये बताइए। बुद्धि का त्रिस्तरीय है ना, यानी कि त्रि से मतलब तीन, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, स्तरीय किसने दिया था? त्रिस्तरीय किसने दिया था? स्तरीय ये दिया था भाई साहब स्टर्नबर्ग, है ना। तो ये तो याद कर लिया अपन ने कि भाई त्रिस्तरीय स्टर्नबर्ग ने दिया है। तो द्विकारक, द्विकारक किसने दिया? द्विकारक और त्रिकारक ये स्टर्नबर्ग, नहीं नहीं, स्पीयर में ना आएगा यार द्विकारक में। तो भाई देख, स्पीयर, ये ऐसे याद कर रखा है, स्पीयर, स्पीयर और मैन कि ये दो आदमी हैं। याद करने का जुगाड़ है, नाम तो एक ही है लेकिन स्पीयर और मैन दो नाम है, तो इसने दिया है द्विकारक। तो बुद्धि का द्विकारक ये है। अब ये त्रिकारक की बात है तो स्टर्नबर्ग बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत, और देख लेना भाई, है ना, व्यवहारक बुद्धि सिद्धांत का एक रूप है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप
आप क्या करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। व्यक्तिगत भेद कक्षा 4 का है, चिंतित और कुंठित, खतरनाक समस्या है अगर कक्षा 4 का इस प्रकार से रहता है तो। व्यक्तिगत भेद मापे पाए जाते हैं जब बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। गतिवाही योग्यता में, ये गतिवाही योग्यता किस प्रकार की योग्यता है, उपयुक्त सभी है भाई इसमें, बुद्धि स्तर में और अभिवृत्ति में, है ना, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में और गतिवाही योग्यता में। किशोरों को अनुभव हो सकता है, किशोरों को अनुभव हो सकता है सिद्धि के भाव का, ये यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए अपराधों के प्रति डर की भावना का, ये तो हो सकता है यार। अगर ये आता ना कि भाई किशोरों को अनुभव नहीं हो सकता तो ये जज जाती, क्योंकि ये सिद्धि मोक्ष है ना, ये इस प्रकार की भावना, तो ये तो बड़ी बात होगी भाई, ये तो प्रौढ़ों के लिए है। तो चिंता और स्वयं से सरोकार का ये सही है। जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चल जाने दे, है ना। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत आ गया ना, ये देखिए द्वितत्व 2, और त्रितत्व किसने दिया था, अभी गया था क्वेश्चन, स्फीयर, स्फीयर नहीं है, 3 तत्व की बात आई ना अभी, 3 तत्व, 3 तत्वीय एरिया, स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग। वैसे अपन ने याद करने को तो ऐसे कर रखा है कि भाई वर्ग में अगर वर्ग आएगा तो वे आएगा, वे आएगा तो बुद्धि में भी वे आएगा, तो उसको कर देंगे। लेकिन अगर त्रिस्तर की पूछेगा तो भी स्टर्नबर्ग है। हाँ, तब बुद्धि से ही संबंधित है, सॉरी है। किशोरों का अनुभव ये हो गया, स्पीयर मैन है ना, स्पीयर और मैन 2 है तो अधिकारक। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है जब शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है अभिप्रेरणा, है ना, सशक्त अभिप्रेरणा। अगर जिसके अभिप्रेरणा होगी ना तो वो सीखेगा जल्दी, सही है। सीखने का प्रभावशाली घटक है अभिप्रेरणा, सशक्त अभिप्रेरणा, शीघ्र सीखता है। समझ रहा है बात को, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखता है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जब इसको छोड़ते हैं। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। दोबारा देख भाई, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जब ये नहीं है ना, क्रियात्मक अनुसंधान जब यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बात क्रियात्मक की बात कर रहा है, न कि अनुसंधान की। 2 तरह के अनुसंधान होते हैं, एक तो क्रियात्मक हो गया और एक क्रियात्मक हो गया और एक रिसर्च अनुसंधान, कुछ ऐसे है यार, ध्यान नहीं आ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, सही नहीं है ना, ठीक है भाई। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि अगर स्कूल की बात है ना तो इसमें स्कूल के अंदर की बात आएगी, ठीक है ना, न कि समाज की। स्कूल की बाउंड्री के भीतर की बात आएगी इसमें क्रियात्मक में, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज हो। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। दोबारा देख, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, जब यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो रोज़मर्रा की भी बात आ रही है ना, विशिष्ट समस्या की भी बात आ रही है और अध्यापकों में शिक्षा की बात आ रही है।
व्यापक स्तर पर निर्णय के लिए सूचना संकलन कार्य इसमें किया जाता है। व्यापक स्तर के लिए ये नहीं आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? रुचि, विश्राम, पुरस्कार, भूख, रुचि है। 45। अधिकतम दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध को नियंत्रित करता है भाषा प्रकरण। ठीक है ना, भाषा प्रकरण। अधिकतर दाएं हाथ, जैसे कि दायां हाथ है अपना, ये दायां हाथ हो गया भाई, ये बायां हो गया। जब दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिष्क का बायां, जैसे कि ये दायां हाथ है तो बायां गोलार्ध भाषा प्रक्रम को नियंत्रित करता है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सामर्थ्यों, एक अकेला रजाते विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। क्यों ये नहीं आ सकता इसमें एक विशिष्ट योग्यता? क्या पता भाई, देख लेना। सामर्थ्यों का एक समुच्चय, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, तो एक विशिष्ट योग्यता भी तो आ गई बुद्धि। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता पर, शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, पारिवारिक स्थिति पर? नहीं, ये गलत है भाई। व्यक्तिगत भिन्नता तो बाद की बात है, पहले तो शिक्षण तकनीक है। अगर आप सही नहीं पढ़ाओगे तो व्यक्तिगत भिन्नता का फिर किस प्रकार से ध्यान रखोगे? ठीक है ना। और अगर ये होता व्यक्तिगत भिन्नता पे शिक्षण तकनीक का, तो ये बेस्ट आंसर होता। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक विशिष्ट योग्यता भी है बुद्धि, है ना, पढ़ा था, देख लेना। और प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, जबकि देख सृजनात्मक विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता ये नहीं है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। बोध से है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशण, ये तो काफ़ी बेर आ चुका है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है। इनमें से किसके और कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ये कर दो, है ना। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं। ठीक भाई। इसके बाद में भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। दोबारा देख, ये है और ये है। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है। इनमें से किसके या फिर कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षमताओं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे। प्याज ना, प्याज यानी कि जीन पियाजे, प्याज। ठीक। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। आगे चलते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। सही है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए जब योग्यता और अभिप्रेरणा वांछित स्तर। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। सीखने के लिए अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है ना। इच्छा, अभिप्रेरणा यानी सीखने की इच्छा क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है। अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। सही बात है भाई। अगर आप क्रियात्मक अनुसंधान है ना, स्कूल की बाउंड्री या फिर कॉलेज की बाउंड्री, उसके अंदर ही होता है। जो भी आप घटना घटित करते हो, जैसे जो भी बच्चों से संबंधित है, या फिर बच्चों के लिए कोई योजना बना रहे हैं, नीति बना रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई खेल आयोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो क्रियात्मक आएगा। अनुसंधान वो ज़्यादा ऊंची बात हो जाएगी ना, उसमें सब आ जाते हैं। क्रोध व भय प्रकार है, संवेग है ये। क्रोध व भय प्रकार है, संवेग है।
एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपूर्वक प्रतिक्रिया के लिए व्याहत करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए व्याहत करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा, ये समझ रहा है बात को। एक आंतरिक बल यानी कि जो पढ़ने की इच्छा जगाता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है, और व्यवहार प्रक्रिया की यानी कि अगर इच्छा जगा रहा है तो तू पढ़ेगा कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करें। व्याहत करता है कि भाई ये अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़, वो है। एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो अभिप्रेरणा ही है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम मतलब लर्निंग को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम लर्निंग को सकारात्मक प्रभाव से ना अर्थपूर्ण संबंध। ये समझ में नहीं आ रही बात। सहपाठियों से प्रतियोगिता, माता पिता की ओर से, ये तो नहीं आएगा है ना, और ये भी नहीं आएगा है ना। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, ये है भाई। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। निम्न में कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया, अब बता। डिसलेक्सिया ना, ये बोलने की है शायद। डिसलेक्सिया से आ रहा है ना, किधर गया? निश्चय, यानी कि दो है। दो का मतलब है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में डिसलेक्सिया है ना, प्रयोग के संबंध में निश्चय। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? जब मानसिक द्वंद्व है ना, पुनरावृत्ति का अभाव मतलब है ये रिवीजन की बात कर रहा है, सीखने की मात्रा। देख, निम्न में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? जब एक बात तो शिक्षण की योग्यता, इससे कोई मतलब नहीं है ना। मानसिक द्वंद्व, अगर पढ़ रहे हैं और द्वंद्व चल रहा है तो आप उसको याद नहीं रखोगे, और अगर जो पढ़ा है उसकी अगर पुनरावृत्ति नहीं करोगे आप तो भूल जाओगे। और जैसे कि अगर कम ही पढ़ रहे हो, जैसे कि उसको थोड़ा सा कम पढ़ा, एक बार पढ़ा और फिर बाद में उसको नहीं पढ़ा, 2 4 5 10 15 दिन, तो वो सीखने की मात्रा ही होगी ना, वो कम ही होगी। अगर बार बार पढ़ेगा तो सीखने की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो याद रहेगा। सही बात है। याद का योग्यता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंट बुद्धि का फ़र्क रहता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि चल भाई हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रहता है, सब भूलते हैं। बस वो प्रयास और जो प्रैक्टिस है वो मजबूत कराती है। बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया टर्मन ने। बुद्धि लब्धि संप्रदाय, वो पूछेगा ये बताइए बुद्धि लब्धि संप्रदाय किसने दिया? टर्मन ने दिया था भाई, टर्मन, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया टर्मन ने। केटल ने, बिने ने, रीड ने, टर्मन। ये लब्धि और संप्रदाय की बात कर रहा है यार, है ना। वैसे अपन ने या तो कर रखा है कि भाई बुद्धि आएगा तो विनय कर देंगे क्योंकि वैसे वह, लेकिन ये लब्धि और संप्रदाय की बात कर रहा है टर्मन ने, है ना। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर देख, ये तो क्रेसमेर तो शारीरिक जो सिद्धांत, शरीर का जो सिद्धांत देने वाला था ना, वो है, क्योंकि क्रेसमर में से आ रहा है, से शारीरिक, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो सही है। और युंग बात कर रहा है ग्रंथियों की, है ना, यानी कि जुंग दे रहा है। युंग ऐसे याद कर रखा है पढ़ने के, भाई युंग जुंग दे रहा है। जुंग मतलब झूठ, याद करने का जुगाड़, है ना, ग्रंथियों। और स्प्रेंजलर स्प्रिंग से याद कर रखा है, लेकिन इसका पता नहीं कौन सा सिद्धांत है।
कहना ना युंग। प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मध्यम का वर्णन करता है? मूल मंतव्य है ना, मूल मंतव्य का वर्णन करता है। बताओ भाई, कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभदायक हो। निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत स्किनर है ना। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंत्र का वर्णन करता है। प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करता है, यानी कि सीखता है, करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। ठीक भाई, के लिए अधिकतम लाभकारक हो। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन। ऊपर और जा रही है बात भाई। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया है ना, प्रायोगिक संक्रिया क्रिया समझ सकते हैं जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन। ठीक है ना, प्रबलन सिद्धांत दिया था हल ने। निम्न में कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मध्य का वर्णन करता है? प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है ना। आगे चलते हैं। प्रबलन। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को कहते हैं प्रबलन। 67। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार है ना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सही है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर, नैतिकता पर। सही है, मूल प्रवृत्ति पर। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? आवश्यकता है, चालक, इच्छा, प्रेरक। इच्छा भी तो है, ड्राइव, प्रेरक, मोटिव, आवश्यकता। स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें और भी हो सकते थे यार ऑप्शन। ठीक, जब यह आवश्यकता है भाई। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? जब सही ये हल ने दिया था ना, ये प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन है ना, प्रबलन है, प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था भाई। और सीखने का क्लासिक है ना, क्लासिकल पॉवलोव का है, ये पता नहीं है अपन को। क्लास बताइए क्लासिकल सिद्धांत, ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है भाई। देख, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है, बिल्ली पे किया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है ना, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सीखना, क्रिया प्रसूत की बात कर रहा है स्किनर है। जब देख उद्दीपक अनुक्रिया से ही पकड़ेंगे। सीखने का तो सब में है, तो इससे पता नहीं चलेगा ना। ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपक अनुक्रिया। क्योंकि बिल्ली है, बिल्ली को जैसे कि ये पिंजरा है, पिंजरा में बिल्ली है, बिल्ली अगर कोई बटन को दाबती है तो उसको खाने की प्राप्ति होती है, तो वो हो रहा है ना उसमें उद्दीपक अनुक्रिया, वो बड़ी बात है। ठीक है, ये थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का। क्रिया प्रसूत स्किनर का, ये ऐसे याद कर रखा है भैया। देखें, क्रिया में ये रहे है ना, और प्रसूत में भी ये रहे, स्किनर में भी रहे। ठीक है ना, आधा से भी है इसमें, इस प्रकार से याद कर रखा है क्रिया प्रसूत स्किनर। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव है। ठीक, दोबारा देख, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत
थॉर्नडाइक। और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है ना, जब उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक और क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्लासिकल पावलोव। दोबारा देख, क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है ना, उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत स्किनर, क्लासिकल पावलोव। ये दोबारा देख देख, प्रेवलन सिद्धांत दिया है हल ने, कोई दिक्कत नहीं। क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है और क्रिया प्रसूत स्किनर, उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक, पावलोव, क्लासिकल। मानसिक परिपक्वता के ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या होना चाहिए। सही बात है, समस्या। मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। मनुष्य आयु का मतलब समझ रहा है तू? मेंटल एज है ना, मेंटल एज की बात है। एज से आयु, मेंटल एज है ना, विनय साइमन ने। और उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। उपलब्धि है ना, चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषता हैं, वंशानुगत विशेषता हैं ये। इसके बाद में मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, केवल एक कोष है। 2 कोष मत कर देना भैया, है ना, 1 कोष। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, आश्रित चर हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। पूछ क्या रहा है अपन से? एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार प्रश्नों के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे, सही बात है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे प्रेरित करेंगे। सही बात है। अब ये अनुप्रेरित ज़्यादा दे दिया इसने, ज़्यादा दे दिया। डायरेक्ट प्रेरित दे देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। साइकोलॉजी का यही खेल है, ये शब्द ही ले डूबते हैं अपन को, ये समझने में दिक्कत आती है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। सही बात है। फिर पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। दोबारा देखते हैं, है ना। पृथक यानी कि अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है
ताकि संतुष्ट किया जा सके। यह बात तो सही है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये बात तो सही है ना। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता की अपनी विशेषता होती है, सही है। विकास उकसाना या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये सही है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, कौन सा सत्य नहीं है? देख, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? जब ये पाया गया है धनात्मक। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार है ना रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। एक पृथक समझातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, सही है ये तो। बुद्धि एवं सृजनात्मक किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि एवं धनात्मक है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक सही, ज्ञानात्मक पहलू है। निम्नलिखित में इसके समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं भाई। निम्न में किस विधि का उपयोग स्मृति को मापन के लिए नहीं किया जाता? निम्न किस विधि का उपयोग स्मृति को मापन के लिए नहीं किया जाता है ना? तार्किक विधि। जबकि प्रत्याहन, ये प्रत्यास्मरण विधि आ जाएगा, ये है ना। प्रत्यास्मरण विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। प्रत्यास्मरण विधि है, प्रत्यास्मरण विधि, ठीक है ना, यानी बार बार में याद करना, वो है प्रत्यास्मरण विधि, है ना। प्रत्याहन प्रत्यास्मरण विधि है। और पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। इसके बाद में एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें विद्यार्थी यानी कि शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। स्वयं, ठीक है ना, स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। टाइपिंग करने में ना समस्या आती है, इस वजह से ये घास काटना है, ये सेवा में इस प्रकार से लिखना है ना। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। दोबारा देख, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, सही है। और कहीं आदर्शवादी सही है। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? 1 और 3, 1 यारी और 3 यारी, है ना। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलना चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक अनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, ठीक है ना भाई। दोबारा देख ले। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन से
आकलन का मतलब समझ रहा है ना। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बोधन मतलब बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। पता करें भाई। स्पेरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। जी कारक है भाई, ये जी कारक 1904। तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक है। जी फैक्ट है ना, जी फैक्टर, एस फैक्टर, जी फैक्टर। तो स्पेरमैन किससे से संबंधित है? जी फैक्टर से 1904। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। नहीं, ये तो नहीं है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से, नहीं ये भी नहीं। उनको विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि, नहीं ये है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? सेसर अधिगम द्वारा, ठीक है ना। सेसर अधिगम द्वारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है, अनुकरण है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार है ना, व्यवहार की बात है, व्यवहार की नकल है, अनुकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? जब शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? भाषा के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्तियों को दर्शाता भाषा के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रेरणा को बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? आगे की बात समझ में। बालकों को सीखने में प्रेरणा को, जब बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ये पहले भी आ चुका है भाई। किसी विचार को दोहराने अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो ये नहीं करेगा तो ये तो करेगा। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना। निम्न से कौन सीखने के सही स्तर है? ये वो है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, है ना। तथ्य के बाद में सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। चलो भैया देख, तथ्य मतलब फैक्ट है। दोबारा देख, वही ये बोल रहा है निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? जब तथ्य यानी फैक्ट है ना, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। अब लिखने को तो एक क्रम से ही लिखा है, लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए भाई। तथ्य के बाद में सूचना,
ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान ऊपर ही ऊपर है, बोध मत कर देना। इसके बाद में निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? जब इनमें से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये नहीं है। जबकि बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना मानसिक मंदता की बात है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। यह नहीं है भाई। मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। जब बुद्धि लब्धि का 25 से 70, बताइए किस बुद्धि लब्धि को मानसिक मंदता कहा गया है? 25 से 70, या फिर 70 से 80, या फिर 50 से 80, है ना भाई? जब 25 से 70 है, 25 से 70 के मध्य होनी चाहिए, है ना? धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना, और वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। कमजोर वर्ग। कोहलर निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत। नहीं, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन दिया कौन सा है कोहलर ने? अभिप्रेरणा का किसने दिया है? विकास का और व्यक्तित्व का। अधिगम का सिद्धांत। निम्न में कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, ये नहीं है भाई। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव सामाजिक स्तर से वंचित की समस्या नहीं है। जब देख सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव है, सृजनशीलता को प्रोत्साहित होने के अवसर नहीं मिलना। समझ में को आ रही यार बात? दोबारा देख। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये नहीं है। जबकि सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव और सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना और सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? जब कोहलवर गए, किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? ये बताइए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। और पियाजे ने दिया था। हाँ, पियाजे ने दिया था यार। पियाजे ने वाइगोत्स्की तो सामाजिक सिद्धांत दिया था ना। कोहलबर्ग का नैतिक विकास हो गया, है ना। और पियाजे का संज्ञानात्मक, है ना। संज्ञान यानी कि प्याज से याद कर रखा था ना ये पियाजे। तो पियाजे बड़ा है तो भाई प्याज ने संज्ञान की बात करी है, ठीक है। पियाजे संज्ञानात्मक। वाइगोत्स्की में से आ रहा है तो से ये सामाजिक है, सामाजिक की बात आएगी वाइगोत्स्की कर देंगे। कोहलबर्ग नैतिक की बात कर रहे हैं। निम्न कौन सा वायु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद आता है? 6 से 11 है ये। 6 से 11 बताइए। 6 से 11 की एज को क्या कहा गया है? 6 से 11 जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है, बचपन श्रेणी के बाद में आता है। ये जो एज है ना, ये सब अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ये जैसे कि 11 से 18 ये वो है
किशोरावस्था, ठीक है ना, 11 से 18 किशोरावस्था, और 6 से 11 बचपन श्रेणी के बाद में आता है ना, यानी कि बालक की अवस्था है ये। जैसे कि शिशु अवस्था किसको कहा गया है ना, पूर्व शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है ना, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, इस प्रकार से है। जन्म से लेके और 18 तक का ये अध्ययन होता है मनोविज्ञान में, ये सब पता होना चाहिए भाई। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक व्यवहारिक बनाना, व्यवहारिक, रोचक, रोचक, ठीक है भाई, रोचक। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो ये बात है ना रोचक की, तो ये इसी प्रकार से है, ये छोटे बच्चों के लिए है। अब अपन को तो भैया ये फैक्ट याद करेंगे, अब फैक्टों को तो किस प्रकार से याद करेगा? फैक्टों को बस ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या है कि किसी से जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के, किस कहानी के माध्यम से, कुछ इस प्रकार से, लेकिन करना तो याद ही पड़ेगा ना। वो कहने का मतलब है किसी प्रकार से रास्ता घूम के आए, उद्देश्य सिर्फ यही रहना चाहिए, याद। चाहे किसी प्रकार का रोचक हो, चाहे किसी प्रकार से बनाए, किसी डायग्राम से, किसी भी प्रकार से, तो उसका उद्देश्य यही है कि भाई ये याद हो और लंबे समय तक टिके, ठीक है। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपयुक्त शब्दी। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपयुक्त सभी है भाई। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिक भिन्नता का, ठीक है ना। वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है आत्मसातीकरण। वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, कतई नहीं आ रही है। कैसे नहीं आ रही है? ऐसे नहीं आ रही है भाई। ये देखिए, बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न से किसके द्वारा पहचाना गया है? ये पियाजे की बात कर रहा है, और ये पियाजे की ये और कह रहा है अपन से कि भाई ये है ना, ये 4 अलग चरण हैं। अब ये 4 अलग अलग चरण किसके हैं? ठीक है ना, पियाजे की बात है। पियाजे ने कौन सा दिया है? संज्ञान, यानी प्याज संज्ञान की बात कर रहा है, ठीक है ना। एरिक्सन ने कौन सा दिया है? एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत हैं, ये तो नहीं है एरिक्सन, पता नहीं है यार एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है। पियाजे ने संज्ञान दिया है, एरिक्सन ने पता नहीं है ना। कोहलबर्ग नैतिक, स्किनर क्रिया प्रसूत, स्किनर का तो क्रिया हो गया, कोहलबर्ग का नैतिक हो गया, और एरिक्सन हल का पुनर्बलन है। एरिक्सन का कौन सा है? एरिक्सन पता नहीं है भाई। एरिक्सन का अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये पर बता दिया अभी स्किनर है ना। थार्नडाइक का कौन सा है? प्रयास व त्रुटि का, भाई बात समझ में बिल्ली पे। और पावलोव का कौन सा है? टोलमान का कौन सा है? इनका वही तो पता होना यानी जो जितने भी सिद्धांत हैं उनकी मेन जो चीज़ है वो तो सब पता ही होनी चाहिए। इससे अपना 50% सिस्टम बैठ जाएगा, ये है कहने का मतलब। स्किनर का तो क्रिया प्रसूत है, थार्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का है ना। पावलोव का कौन सा है? कुत्ते पे किया था। टोलमैन ने टोलमैन ने टोलमैन ने कौन सा दिया था? मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, सही बात है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, डम्बल का है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रित करण अवधान है, यानी कि ये इतनी चीज़ है, सब चीज़ों को छोड़ के एक चीज़ पे ध्यान देना, एक चीज़ पे ध्यान देना, एक चीज़ पे ध्यान देना, सब चीज़ों को बोल के, वो अब ध्यान है, डम्बल का कथन है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि आ गया भाई। देख, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर को बताया ना, जैसे कि पटरी है, पटरी से वो गार्ड लगाते हैं मकान में,
ठीक है ना, छत में जो पट्टी की छत होती है ना उसके नीचे लगाते हैं। और लाइटिंग वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें अगर चीज़ डालते हैं तो उसके नीचे, जैसे कि ये छत है, ये छत है तो छत के नीचे लगाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने तो बहुबुद्धि सिद्धांत, यहाँ पर पटरी है तो पटरी पे काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेन जाती है तो उससे समझ सकते हैं कि बहु लोग तो बहुबुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि। 17 के बाद में 18, नहीं नहीं और रह गया यार कोई सा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, क्या सुझाता है, ये सुझाता है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। बहुबुद्धियों को, सही बात है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है साथियों द्वारा प्रदर्शित, हाँ ये भी हो सकता है कारण। जैसे कि कोई साथी है, ये बच्चा है, इसके दो साथी है, अब ये अगर वो है तो इनका प्रभाव इस पे पड़ेगा, और अगर ये इंटेलिजेंट है तो भी इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा। अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। फिर निर्योग्यता का, जबकि शिक्षक की अभिक्षमता का कोई वो नहीं है ना, कारण नहीं हो सकता। सांस्कृतिक भिन्नता, निर्योग्यता की बात कर रहा है ना, तो ये होगा, जबकि ये तो काम के हैं। निर्योग्यता और अभिक्षमता, भाई अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है, यानी कि ये कारण है, ये कारण नहीं है। शिक्षक की अभिक्षमता और सांस्कृतिक भिन्नता। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? यह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता है, वह बच्चा जो अमूर्त ढंग से सोचता है, वह बच्चा जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? जब कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय और कक्षा के वातावरण में, ठीक है भाई। कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक ना, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सृजनशील बालकों की, सही है ना, सृजनशील बालकों की दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सृजनशील बालकों की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए ये है भाई सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्न में कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब है सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण, पीयर ट्यूटरिंग है ना।
एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? देख, वार्तालाप कौशल है ना, परियोजना कार्य है, मौखिक प्रश्न है। रचनात्मक इनके इनके माध्यम से नहीं जान सकते भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है जब अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। अकादमिक कठिनाइयों के यानी कि निदानात्मक क्या है ना, एक तो निदानात्मक है और एक और है यार निदानात्मक, है ना, और उपचारात्मक। उपचारात्मक तो पहले निदानात्मक आएगा, नहीं, हाँ पहले निदानात्मक आएगा। निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर। जैसे कि कोई रोग है उसका पहले पता करेंगे तो पता को बोलते हैं डायग्नोस्टिक, और इसके बाद में उपचार, ठीक है ना, इंजेक्शन टोकना उपचार। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना नैदानिक। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है जब अधिगम निर्योग्यता, अवधान संबंधी बाधा विकार, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत और जवान व विध्वंसक होना, अभिप्रेरणा का अभाव। अवधान संबंधी बाधा या विकार ये है भाई। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है जब परिपक्वता एवं आयु। क्या बोल रहा है ये? अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सहयोगी योजना, तो शिक्षक को एक विकलांग बच्चा है ना, तो माता विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए सहयोगी योजना विकसित करने के लिए। इसके बाद में कक्षा शिक्षण के समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि, कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पल्ले पढ़ रही है कछु कछु पढ़ तो रही है ना। कक्षा शिक्षण में, ठीक है, समूह गतिविधि है ना, समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। सही बात है। समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का ये आ गया ना, मास्लो, ठीक, वाटसन व्यवहारवादी, ब्राइमर कोहलर कोप्पा गेस्टाल्टवादी यानी कि सूझ, पावलोव को किस कैटेगरी में रखेंगे अपन? पावलोव संज्ञानवादी में रखेंगे? नहीं, संज्ञान तो पियाजे आ गया ना, संज्ञानवादी सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। मास्लो, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है ना, मास्लो, ठीक है ना। मास्लो का ये है, नहीं ये तो मेरे को चाहिए ही और अभी चाहिए, उसका अर्थ और अनर्थ, प्रभाव निष्प्रभाव नहीं, ये तुरंत उसको पूर्ति करने की वो करता है। जैसे कि बच्चे को भूख लगी तो मेरे को वो चाहिए ही तो चाहिए, यानी कि दूध चाहिए ही तो चाहिए, तो वो है मौसले का, ठीक। अगर वह नहीं मिलेगी तब तक वह रोता रहेगा, तो वो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक। ये है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मास्लो का। वाटसन व्यवहारवादी, कोहलर नैतिक हाँ, नैतिकता का सिद्धांत कोहलर, व्यवहारवादी वाटसन, और जीन पियाजे संज्ञानवादी है,
पावलोव का सिस्टम नहीं दिख रहा। पावलोव ने कुत्ता किया था ना। और आवश्यक पदानुक्रम का मैच लो। औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 100, 90 से 100 के बीच होगी। अपन भाई औसत में ही आते हैं, ठीक है ना, औसत में ही आते हैं। और ज़्यादातर 70% 70 या 80% बच्चे औसत में ही आते हैं। 5-10% नीचे रहते हैं, 5-10% ऊपर रहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? निम्न से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। जब भैया देखें, समानता, प्रत्यागमन, भिन्नता, इनमें कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है, भिन्नता है, समानता है, प्रत्यागमन, ठीक है ना, वंशानुक्रम का। तो बताइए कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? समानता है और प्रत्यागमन है, प्रत्यागमन, भिन्नता। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। ये आ जाएगा भाई साहब 1, 2, 3। 1, 2, 3 का मतलब है इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। इनमें से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, सही कथन है। जब वस्तुनिष्ठ की बात है ना, जब इनका अंकन, आंसर क्या है इसमें? 1, 2, 3, तीनों ही सही है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, ठीक है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, यह भी सही है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय वैध होते हैं। वस्तुनिष्ठ है ना, उनकी विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता और वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, है ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की। वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, कुछ ऐसे है। ये विश्वसनीयता और वैधता, ये तो दोनों थे, एक और है। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। रक्षात्मक यांत्रिकता। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बालक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समूह का भी आकलन करता है। शिक्षक विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक, समझ रहा है ना, जैसे कि अवधारणात्मक सोच, समूह का भी आकलन करता है। सही बात है। शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये नहीं पता भाई, कुछ छता पता नहीं है। D.G. रायन। शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन D.G. रायन है। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम है। दोबारा देख, संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम। बात किस कर रहा है? संज्ञानात्मक की। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम। द माउंट है ना, अन्वेषण द्वारा अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक किसने दिया था? जीन पियाजे ने। द माइंड द डट फाउंड इट सेल्फ किसकी आत्मकथा है? किलफोर्ड बियर्स, पता नहीं है ना, किलफोर्ड बियर्स है। कर देंगे, अगर नाम भी अटपटा सा है, किताब भी अटपटी सी है ना। ए माइंड द डेट फाउंड इट सेल्फ, किलफोर्ड बियर्स है।
बियर्स यानी कि दारू। बियर्स दारू याद कर सकते हैं। दारू अलग होती है। दारू जैसे कि वो पौवा होता है ना, पौवा छोटा वाला 50 वगैरह का। अगर आपने देखा हो कि भाई जहरीली शराब वगैरह, तो जहरीली शराब से जो ज़्यादातर वो मौत होती है वो इसी देसी पौवे के कारण होती है, क्योंकि वो मटकी वगैरह में भर के बनाते हैं, तो उनको वो पी जाते हैं, तो इससे उनकी मौत हो जाती है, वो जहरीली शराब बन जाती है तब। लेकिन ये बियर्स ये बोतल होती है, ये इसको ये अंगूर के माध्यम, अंगूर के और जौ के उससे बनती है ये। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, ए माइंड दैट डट फाउंड इट सेल्फ, है ना, बियर्स। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत है, यह कथन किसका है? मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत है, एडफील्ड का है भाई, बता रहा है ये। अगर जिसका मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण है, व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत है, यह एडफील्ड का कथन है। इसके बाद में इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है दबाव की ओर। इच्छाओं, है ना, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को दबाव की लेकर जाती है दबाव की ओर। तो भाई देख सुन मेरी बात, दबाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक बंदा है, उसने ये फिक्स कर लिया और ये उस पर संतुष्ट कर लिया कि भाई मेरे को तो काफ़ी है, यही अच्छी पोस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दबाव नहीं आएगा, ठीक है ना, हो जाएगी ज़िंदगी पूरी। लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं, मैं और ऊंचाई पे जाना चाहता हूँ, मैं और जो आम जनता है उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं और कुछ करना चाहता हूँ जीवन में, तो वो दबाव महसूस करेगा। दबाव महसूस करेगा तो वो पढ़ेगा तो वो और उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यह है बात। तो दबाव भी ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा दबाव गलत है, हद से ही ज़्यादा, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? एडफील्ड ने। ये तो ऐसे याद कर रखा है अपन ने, है ना। जैसे कि भाई ये हेड की बात कर रहा है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, ये हेड की तो बात है। विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को हेडफील्ड, हेड यानी सिर, तो हेडफील्ड बात कर रहा है मानसिक स्वास्थ्य की। पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है मनस्ताप। मनस्ताप, ये इसने ये मनोविक्षिप्त नहीं किया है यार, इसने मनोविक्षिप्त नहीं किया है। पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है मनस्ताप। पर्सनैलिटी एंड कल्चर पैटर्न्स के लेखक हैं प्लांट है। जब पैसे पर्सनैलिटी है ना, पैसे प्लांट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनैलिटी प्लांट। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? 1930 में हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 1930 है भाई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना, समझ में आ रही है बात? विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930। अभिक्रमित अनुदेशन, ये तो सर्वोत्तम प्रयास किसने किया? यार ये स्किनर होना चाहिए था, लेकिन ये सर्वप्रथम की बात कर रहा है ना, सिडनी प्रेस। सिडनी प्रेस, सिडनी प्रेस है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? सिर्फ ये है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से। हम सभी अपनी बुद्धि, है ना, प्रेरणा, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, ठीक है ना, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित व्यक्ति भिन्नता, कोई दिक्कत नहीं। एक मेवागी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना। आगे चलते हैं। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है ना।
वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है? कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित। वाक बाधित यानी कि बोलने में समस्या है, यहाँ पर बोलने में झिझकता हो। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर % में बढ़ती है, लगभग 2 से 10 तक। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर 2 से 10 तक। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में, ठीक है। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। गर्भधारण से शिशु के जन्म का ना ये प्रसव, गर्भधारण से शिशु आना ये प्रसव पूर्व काल है, सही है। बताइए किशोरावस्था किसको कहते हैं, कितनी कितनी एज को ना किशोरावस्था? शायद 11-12 से लेके है ना, 11-12 से लेके 17-18 है यार, है 17-18, यहाँ पर 19 कुछ ऐसे है किशोरावस्था। तो शैशवावस्था ये जन्म से लेके 2 वर्ष है शायद शैशवावस्था, है ना, और देख लेंगे। रोर्सा दवा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का विकास किया? नाम आ रहा है इसमें, है ना, हर्मट रोर्सा ने। ज़रूरी नहीं है कि वो रोर्सा भी दे साथ में, हर्मट, हाँ ये हार्टमैन भी आ सकता है भाई। वैसे रोर्सा में रोर्सा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो ये इस प्रकार से नहीं पूछेगा। शाही धब्बा परीक्षण, या फिर रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण तो हॉटमैन देगा, रोर्सा नहीं देगा वो। प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कम बन जाते हैं अथवा किशोरों में द्वंद्व बनने का प्रमुख कारण है? अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। वातावरण की वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रोशनी। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रोशनी। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रोस। और देख, रोस अलग है ना, रोस यानी कि गुस्सा आ रहा है इसको, ये अलग है ना। और जो हॉल है ना वो अलग है। हॉल क्या कह रहा है कि भाई ये हॉल है, कमरा मान सकते हैं, कमरा को बोलते हैं ना हॉल। तो भाई हॉल में तूफान आ रहा है, तो यानी कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? हॉल ने। तो हॉल तो क्लियर है। और रोस से गुस्सा है ना, तो रोस से ये देख रहे हैं। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है भाई। रोस बात कर रहा है इस बात को, है ना। 61। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व दिया है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की, ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने, है ना। प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख नहीं किया। दोबारा देखें, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? जब ये है ना, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, है ना। आलोचना क्या है? ये आलोचना है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं के नैतिक, जब यही आंसर है इसमें, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था।
निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। जब मूल्यांकन एकाकी है, एकांगी है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देख, मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ठीक, मूल्यांकन बहुमुखी होता है और मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन बहुमुखी होता है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समझ में आ रही है बात? एकांगी नहीं है ये। मूल्यांकन बहुमुखी होता है, ठीक है ना। मूल्यांकन के लिए यानी कि काफ़ी चीज़ मापते हैं, पर मूल्यांकन से सम्मेटिव मापन अनिवार्य है। मूल्यांकन के का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? नकारात्मकता, जबकि वैधता है, विश्वसनीयता है, निदानात्मकता है। निदानात्मक को डायग्नोस्टिक भी बोल सकते हैं ना। नकारात्मकता नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। अब है ना, ये जब देख ले तो बात समझाऊँ, सुन मेरी बात। अब ये मूल्यांकन की विशेषता बता रहा है ना, वैधता, निदानात्मकता, विश्वसनीयता, नकारात्मकता नहीं है। तो अगर इसको अपन ये आंसर ही नहीं होता नहीं है, तो अगर जब इसको इस प्रकार से पढ़ते तो ये अच्छी तरह से याद होता अपन को। और जब अगर आंसर देखते, क्योंकि जब वो जगती हैं अपने कि यार इसका क्या होगा क्या होगा, अब तो क्या है, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ये इतना टिकेगा नहीं। बात ये है। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? जब ये है, आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है जब सही है। बताइए, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी विद्यालय की चार दीवारी की जो विद्यार्थियों के लिए जो भी अपन करते हैं, चाहे योजना बनाना, चाहे कोई घटना घटित जैसे कि कोई दिनचर्या या फिर खेल कूद, शिक्षा से संबंधित, या फिर जो भी कुछ करते हैं, ठीक है ना, कि बच्चे इतने इतने बजे जाएंगे, या फिर क्लास का पीरियड ये रहेगा, वगैरह वगैरह जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान में ना। शैक्षिक परिवर्तन, व्यवहार विज्ञान विकास। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में सोचा कि ये प्रक्रिया क्या है। अधिगम का मूल्यांकन, सही बात है, मूल्यांकन किया जा रहा है। तो तभी तो पता चलेगा भाई, मूल्यांकन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि किस बच्चे ने क्या देखा है, किस बच्चे ने किस दृष्टि से वहाँ क्या देखा है, और किसने क्या सीखा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि अलग अलग बच्चे की सोचने की, समझने की, करने की शक्ति अलग अलग होती है ना। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ठीक है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। एक कक्ष में व्यक्ति की विभिन्नताओं के क्षेत्र को, एक कक्ष में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्ति के विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। एक कक्ष में व्यक्ति की भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं सब रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। रुचियों के, सीखने के, एक कक्ष में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन, ये तो याद है ना। द्विखंड की बात या फिर द्विकारक की बात करें
तो स्फीयर और मैन है ना, दो नाम तो दो से द्विखंड सिद्धांत। गिलफोर्ड का कौन सा है? गिलफोर्ड का त्रिआयामी है। ये ऐसे कर रखा है त्रिआयामी है ना, जैसे कि भाई त्रिआयामी कि भाई मछली के गल पड़े है ना, गिलफोर्ड को गल पड़े से याद कर रखे हैं, तो मछली के गल पड़े 3 है, तो 3 से त्रिआयामी, गिलफोर्ड का त्रिआयामी है। स्प्रेमोन का ये द्विकारक है, और थर्स्टन का गहने का पता नहीं है। गहने हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं? सृजनात्मकता, सृजनात्मकता को छोड़कर। अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि, ठीक है ना, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। जैसे कि पटरी है, बताया था ना, वो है बहु लोग करते हैं, बहु ट्रेन है ना, तो बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। आगे चलते हैं। भग्नाशा का अर्थ है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। गुड़ का कथन है, गुड़ मीठा होता है, तो ये बात कर रहा है भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संकेतात्मक तनाव, भग्नाशा है ना, गुड़ का कथन है ये। गैरेट है ना, गैरेट, गैरेट है ना, गैरेट मन गेट्स। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के इनके बारे में नहीं है? ये बात यार, न तो गेट्स की आई है, न गैरेट की आई है, न मन की आई है। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कृष्ण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? कृष्ण, कृष्ण मतलब प्रतीक्षा सिद्धांत। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। जब क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है, जब देखें इसको साइड में करते हैं ना, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यह है। एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। ये नहीं है। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। भेदात्मक विधि द्वारा। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, विभेदात्मक विधि। व्यक्तिगत भेदों तथा व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण विभेदात्मक विधि द्वारा है। गाथा विधि, तुलनात्मक विधि, परीक्षण विधि। सृजनात्मकता का अर्थ है सामाजिक संदर्भ में एक नए अर्थ लगाना। भूख और प्यास है। जन्मजात प्रेरक है भाई, भूख और प्यास। क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? विस्तारण, मतलब क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल है? बेमेल है, तो इसको हटा देते हैं भैया ना। पुनर्बलन अनुसूची, संचित प्रतिवर्त, प्रतीक मित्यवता, चल जाने दे, समझ में नहीं यही बात। संज्ञानात्मक विकास करता है अभियोग्यता का विकास। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,
जिससे वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह इसका तो ये आ जाएगा, देख, अपने छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जाने और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, मनोवृत्तियों और शूल गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली। उपयुक्त सभी है। व्यक्तित्व की विशेषता ना शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली। ये हो गया। अब बुद्धि के एकल कारणक या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है विनय है भाई, स्पियरमैन द्विकारक। एकल कारण या एक तत्व, एक की बात ये विनय की कर रहा है ना, स्पियरमैन तो है। और त्रिकारक के कौन है? त्रिकारक के गिलफोर्ड गलफोर्ड के भाई, गिलफोर्ड है ना, गिलफोर्ड के भाई मछली के गल पड़े, 3 है तो त्रिकारक, तो गिलफोर्ड। स्पेरमैन 2, विनय 1। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षकों को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? इसको नहीं करेंगे। जब अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान की परिकल्पनाएं, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, ठीक है ना, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि है ना, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान की परिकल्पना। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, ठीक है, अनुसंधान के उपकरण, ठीक, अनुसंधान की परिकल्पना, यह नहीं करेंगे भाई। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? ये नहीं है शारीरिक गठन, जबकि शिक्षा की गुणवत्ता, पोषक आहार की गुणवत्ता, संस्कृति। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है चिंतन, ठीक है भाई, प्रतीकों का प्रयोग। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है प्रेरणा। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? स्वस्थ वातावरण नहीं है, जबकि विशिष्ट पिछड़ापन, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष। ठीक, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। फिर प्रतिभाशाली बालक 91 में कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहुमुखी व्यक्तित्व, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंतर्मुखी। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ठीक है, कक्षा के लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता में संबोधित कर सकती है, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। दोबारा देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता में संबोधित कर सकती है, विभिन्नता को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, सामाजिक सांस्कृतिक है ना पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में,
संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ कर्ता की। स्किनर ने अपना प्रयोग किया चूहा व कबूतर। स्किनर चूहा व कबूतर है, स्किनर चूहा का तो पता है भाई, कबूतर का पता नहीं है, तो चूहा और कबूतर। स्किनर चूहा व कबूतर, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर। पावलोव कुत्ता, थांडाइक बिल्ली, चिंपांजी सुल्तान कोहलर। चूहा व कबूतर स्किनर, चूहा का तो पता है, कबूतर का पता नहीं है। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चे की असफलता, अव्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थिरता जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावनात्मक जागृति द्वारा, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा। यार इसमें दोनों नहीं है, अभिप्रेरणा ज्ञानात्मक नहीं आएगा, भावात्मक जागृति द्वारा अभिप्रेरणा, भावात्मक इमोशनल। अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है? जब इसको हटा देते हैं, जबकि व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दिशा, अनुक्रियाओं का सहचर्य, ठीक है, अनुक्रियाओं का सहचर्य, व्यवहार की दिशा, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता। अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्न में कौन से सही नहीं है? इसको हटा दें, है ना। व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दिशा, अनुक्रियाओं का सहचर्य। तो ठीक है ना, इनको बाद में पढ़ेंगे। अब आप ना 2:37 हो चुकी है, तो बाद में पढ़ेंगे इनको, हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।